जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में, यानी कि सामाजिक विज्ञान का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10 है, ठीक है, जिसमें कंटेंट प्लस पेडागोजी के प्रश्न होंगे। इतिहास, भूगोल और आपका नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपको पॉलिटी और आपका सिविक्स दोनों सब्जेक्ट और प्लस 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। तो 15-15 नंबर के 4 पार्ट होते हैं। हमारा टारगेट है आपको 60 में से 60 अंक दिलाना है एसएसटी में। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करिएगा और लास्ट में अंतिम 60 प्रश्न के बाद आपने 60 में से कितने अंक अर्जित किए, यानी कि कितने सही उत्तर दिए हैं, आप वो लिखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप नीचे वो अपनी राय भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपके सामाजिक विज्ञान के हो चुके हैं और इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट लगातार चैनल पर जारी हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 10 है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 10 है, जहाँ पर पहला भाग हम हिस्ट्री से लेते हैं, ठीक। पहला भाग हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद सिविक्स, पॉलिटी और उसके बाद पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कौन सा स्थल गुजरात में था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित था, ठीक है। तो क्या ये कालीबंगा था या फिर रोपड़ था या धौलावीरा था या फिर राखीगढ़ था। तो देखिए यहाँ पर पूछा सिंधु घाटी से संबंधित, तो सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा राज्य इस गुजरात राज्य में स्थित था, आपको ये बताना है। तो आपको करना क्या है, अभी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन का ABCD जो भी हो, तो आप कमेंट में क्या करेंगे, 1 आगे जो भी हो, ABCD जो भी आपको विकल्प लग रहा हो उसको नीचे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही गलत नहीं देखना है, जो आपको आता हो, जितना अभी तक आपने 9 प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ प्रैक्टिस किया हो, बाकी आपने कहीं से जहाँ से पढ़ा हो, तो उसके आधार पर जो आपको विकल्प लगे उसका कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सही कमेंट सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान जो आपका गुजरात था, गुजरात में आपका धौलावीरा स्थित है, ठीक है। गुजरात में धौलावीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो किसे माना गया है। तो आप सब जानते ही हैं कि सबसे पवित्र नदी इनमें से कौन सी है। तो क्या सिंधु है, सरस्वती है, गंगा है या फिर यमुना है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, सही जवाब क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। जो कि अभी बताया जा रहा है विलुप्त है, लेकिन ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वर्तमान की सबसे पवित्र नदी भारत की कौन सी है, तो गंगा, जिसको काफ़ी धर्म के लोग इसको माता जी के नाम से बुलाते हैं, गंगा माँ के नाम से, ठीक है। तो गंगा माँ जो गंगा नदी है ये, इनके भारत में लंबाई कितनी है, तो भारत में 2525 किलोमीटर लंबाई है, जो कि आपका एनसीईआरटी में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, यानी कि बुद्ध चरित्र जो है उसको लिखा किसने है। क्या अश्वघोष ने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा, वसुमित्र या फिर नागार्जुन। तो देखिए यहाँ पर बात आई है किसकी, बुद्ध चरितम की। तो बुद्ध चरितम को किसने लिखा है, ठीक है। तो सही जवाब किसके साथ जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा अश्वघोष के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बुद्ध चरितम किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष किसके लिए होते थे। तो जो अध्यक्ष होते थे मौर्य वंश में, ये अध्यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, सेना के लिए या विभिन्न विभागों के जैसे कृषि, व्यापार आदि के लिए अध्यक्ष होते थे, या फिर धार्मिक न्याय के लिए, या फिर न्याय विभाग के लिए। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा लिखना ही नहीं, सीधा आपको क्वेश्चन नंबर लिखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भी BCD जो भी आपको लग रहा हो, ABC जो भी लग रहा हो, सीधा ऐसे आप लिख के छोड़ दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे, यानी कि विभिन्न विभागों के अलग अलग जो मुखिया होता था उसे अध्यक्ष कहा जाता था। जैसे आपका कृषि का मुखिया अध्यक्ष, व्यापार का मुखिया अध्यक्ष, व्यापार अध्यक्ष, ठीक है। तो इस तरह से मौर्य वंश क्या अलग अलग विभाग के अध्यक्ष होते थे। अब आप ये बताएं, मौर्य काल का जो है नींव किसने रखी, ठीक है। मौर्य काल की नींव या स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। तो किसको कविराज कहा जाता है, क्या चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर स्कंदगुप्त को। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों जो है आपके जो महासागर थे, तीनों महासागरों का पानी पीता था, यानी कि जो इनका क्षेत्र था
राज्य का क्षेत्र विस्तार वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद का लेखक कौन थे? तो जो किताबुल हिंद है उसके लेखक का इब्न बतूता है, अलबरूनी है, अमीर खुसरो या फिर फिरदौसी हैं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या जाएगा? किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो सही जवाब दिया जाएगा यहाँ पर फिरदौसी। किताबुल हिंद किसकी रचना है? फिरदौसी की। सॉरी, ये अलबरूनी की है, सॉरी, ये अलबरूनी की। ठीक है, किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। किताबुल हिंद जो रचना है ये इसको किसने लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने प्रैक्टिस सेट में इसको लिया हुआ है। कई क्वेश्चन तो आपको रटे ही गए होंगे ना, क्योंकि कई क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? क्या उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी या फिर फारसी थी? तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत थी जो कि सुल्तान हुआ करते थे, ठीक है, तो ये लोग फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग फारस से ही आए थे। ठीक है, तो ये लोग फारसी भाषा का इस्तेमाल दरबारी भाषा के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये विजयनगर जो है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या फिर बड़ौदा? तो सही जवाब यहाँ पर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी, हम्पी के साथ। जो विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य की जो अवशेष मिले हैं ये हम्पी के साथ, हम्पी में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के कितने भाग हैं? ठीक है, अकबरनामा के कितने भाग, जिनको जिल्द कहा जाता है उर्दू में, तो कितने भागों में है बटी हुई है? क्या 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो सही जवाब यहाँ पर कितना जाएगा? सही जवाब जाएगा 3 भागों में। 3 भागों में जाएगा, जिसमें से एक में जो है अकबर का जो है जीवन परिचय लिखा गया है, दूसरे में उसके जो साम्राज्य था, जो शासन प्रणाली थी वो लिखी गई हैं। तो इस तरह से कितने भाग हैं टोटल? 3 भाग में अकबरनामा बटी हुई है। अब आपको यह बताना है कि अकबरनामा लिखी किसने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया? अच्छा, भारत आया तो किस जगह पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था वास्को डी गामा। ये हवाई जो पानी की जहाज़ होती है, पानी के जहाज़ से आया था, तो वो कालीकट जो केरल का बंदरगाह है वहाँ पर ये उतरा था। जिसके बाद यहाँ कालीकट उतरने के बाद किस राजा के दरबार गए थे? राजा जम्भोजी के दरबार में गए थे। किसके? राजा जम्भोजी। ठीक है, तो ये पूछा है कि कब आया था ये भारत? क्या 1492, 1498, 1500 या 1510? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका 1498। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की खोज, ऐसा पूछता है कि भारत की खोज कब की वास्को डी गामा ने? तो ऐसा नहीं था, भारत उसके पहले नहीं था, लेकिन भारत जो यूरोप के लोग थे मसाला की खोज, मसाला के बिजनेस के लिए भारत आ रहे थे, तो जो रास्ता उनने खोजा था समुद्र के रास्ते, तो रास्ता खोजा था। ठीक है, रास्ता वो समुद्र के रास्ते भारत आए थे, तो इसलिए कहता है भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने कब किया? 1498। चाहे जिस तरह से क्वेश्चन घुमा के बोले, आपको 1498 बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था बिहार से? यानी बिहार से नेतृत्व किसने किया था? हर प्रैक्टिस सेट में हम कहीं ना कहीं का आपका मतलब विद्रोह जो होता है 1857 का विद्रोह था, किसने कहाँ से आपका नेतृत्व किया वो हमने लगभग चीज़ें बता रखी है। तो यहाँ पर बात की है इसने बिहार की, तो बिहार से क्या खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला? तो ठीक है, इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा? बिहार से बात आई। तो बिहार से बच्चा कौन था? कुंवर सिंह थे। बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे और नाना साहेब, इन्होंने कहाँ से किया था? तात्या टोपे और नाना साहब ने ये कानपुर से थे। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है, कानपुर। झांसी से कौन था? तो झांसी से कौन था? झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो झलकारी बाई ने किया था। ठीक है, सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? झांसी से किया था। किसने? झांसी से। झांसी से किसने किया? तो अभी हमने जस्ट बताया आपको कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया। तात्या टोपे और कुंवर सिंह ने कानपुर से, और सॉरी, तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से, और जो आपके कुंवर सिंह थे ये इन्होंने कहाँ से किया था? बिहार से किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो जो प्रार्थना समाज इसकी स्थापना किया राजा राम मोहन राय, या फिर आपका आत्माराम पंडुरंगा, या फिर आपका दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो बात आई है प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। हर प्रैक्टिस सेट में हम कुछ ना कुछ आपसे जो है स्थापना के तौर पर पूछते हैं, सभी से जो महत्वपूर्ण स्थापनाएं रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली
महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए हम इसके पहले शायद क्वेश्चन हमने ये ले रखे हैं इस टाइप के, कांग्रेस अधिवेशन से महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी कहीं पर लिखता है, कहीं पर नलिनी सेन गुप्ता देता है, कहीं पर लेनी सेन गुप्ता देता है। तो जो भी ऑप्शन में आपको सही मिले वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर बताना है भारत की पहली महिला अध्यक्ष। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भारत की ना लिखा है, ना विदेशी लिखी है और ना ही कुछ लिखा, सिर्फ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इसने पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें और इसमें से आप ये बताएं कि पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की पहले पूछा है, यहाँ भारत की पहली महिला और विदेशी महिला दोनों को आपको बताना है, और कब बनी, किस वर्ष में बनी, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बात कब की है, जो ये बात आई है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो ये बात है बच्चों कब की? 1917 की। कब की? 1917। 17 माने खतरा, तो महिला का आने का मतलब खतरा, 17। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो पहले जो महिला अध्यक्ष बनी, ये बनी थी दोस्तों एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ये पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, कौन? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। इसमें अगर हम 8 जोड़ें, कितने जोड़ें? 1917 में हम जोड़ दें सीधा 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1925। कितना? 1925। 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो भारतीय इसमें से कौन है? ये कौन है? सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला है। ठीक बच्चा, और इसमें हम 8 जोड़ेंगे, 1925 में फिर से 8 जोड़ें तो क्या बनकर आएगा? तो यहाँ पर आप 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1935 आ जाएगा। कितना? 1935। तो यहाँ पर प्रथम अंग्रेजी महिला, ये विदेशी महिला कह सकते हो, तो अंग्रेज महिला कौन थी? लेनी सेन गुप्ता। आपको देखने से भले महिला लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? जो यूरोपियन था, अंग्रेज आया था, उससे इन्होंने क्या की? शादी कर ली थी। तो ये क्या हो गई? विदेशी महिला हो गई। वहाँ की नागरिकता ले ली तो ये हो गई थी विदेशी महिला। तो जब ये कब बनी? ये 1935 में बनी। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे? 1917 मतलब खतरा, महिला की एंट्री हो गई कब? 1917 में। कौन बनी पहली कांग्रेस अध्यक्ष? एनी बेसेंट। उसमें 8 जोड़ेंगे, देखो दोनों जगह 8 जोड़ा है, तो जब उसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? पहली भारतीय महिला। कब? 1925। कौन बना? सरोजिनी नायडू। इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो क्या बना? 1935। 1935 में प्रथम अंग्रेज महिला यानी कि लेनी सेन गुप्ता। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक, 35 ये है और आपका 17 ये है और ये 25 ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सॉरी, किस आंदोलन के दौरान दिया गया? आपसे यहाँ पर ये पूछा है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा डेरिवेशन ज़्यादा मिले तो लगभग चांस रहता है कि वहीं पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पूरा फैक्ट दे दिया। तो करो या मरो का नारा 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब आपको ये बताना है कि ये नारा दिया किसने था। काफ़ी आसान सा सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? आपका ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी आपको ये बताना है। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर सही जवाब चेक किया जाएगा। सही जवाब जाएगा यहाँ पर कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? ऑप्शन बी के साथ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, इसको बनने में, संविधान को बनने में कितने दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने लगभग 8 दिन, इतना लगभग समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने आप याद रखेंगे, 8 दिन लगभग। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो तो आप बता लेंगे। ठीक है, कि कौन था वो तो काफ़ी आसानी से बता लेंगे। आपको ये बताना है संविधान के मूल लेखक कौन हैं। संविधान के मूल लेखक कौन है? तो प्रेम बिहारी रायजादा हैं। ठीक है, कौन है बच्चा? प्रेम बिहारी रायजादा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए खाली कि जो है संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू किस डेट को हुआ था। अच्छा, आप ये भी जान लीजिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब लागू कब हुआ वो आपको बताना है, क्योंकि काफ़ी आसान सा सवाल है, वो आपको याद होगा। ठीक है,
यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो है पार्ट स्टार्ट हो रहा है जियोग्राफी का, ठीक है। तो जियोग्राफी का यहाँ जियोग्राफी से संबंधित पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने में ये कितना टाइम लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो ऑप्शन काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सही जवाब जल्दी दीजिएगा। 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट या 16 मिनट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 मिनट कुछ सेकंड, 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है, ठीक है। 8 मिनट लगभग 56 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि आखिर कहा क्यों जाता है। तो क्या पानी की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल के कारण, या फिर ओजोन परत के कारण, या फिर हरी वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे पृथ्वी पर होने के कारण। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, किस विकल्प के साथ जाएंगे आप, ए के साथ या डी के साथ। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन ए, पृथ्वी की जो पानी है पृथ्वी पर उपस्थित है, यानी कि जो आप देखते हैं मरुस्थल से ज़्यादा क्या है, यानी कि जो आपका महाद्वीप है, महाद्वीप से ज़्यादा कितना है, महासागर हैं ज़्यादा, मतलब पृथ्वी के ज़्यादा भाग पर क्या है, मानो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ज़्यादा भाग पर क्या है, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है ना, पानी ज़्यादा होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा है। जब आप जो है आकाश से देखते हैं ज़मीन की तरफ पृथ्वी की ओर, तो ये पानी कैसा दिखता है, ये दिखता है नीला, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा गया, नीला ग्रह कहा गया है, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, जो ग्रह कितने हैं टोटल, कितने ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं, है ना, 8 ग्रह हैं। तो यहाँ पर ये पूछता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो कहा जाता है शुक्र को, ठीक है, शुक्र को कहा जाता है, और ये सबसे चमकीला भी होता है, ठीक, शुक्र। और ये भी जानिए जो पृथ्वी होती है। अच्छा ये बताएं, ज़्यादा हम उसका जो व्याख्या ज़्यादा तो नहीं कर दे रहे हैं ना, नहीं तो आपको लग रहा हो तो अगर कमेंट करिएगा, अगर व्याख्या पसंद है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जब हम लाएंगे तो उसमें व्याख्या हम ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे, ठीक है। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको, उस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण बच्चा क्या होता है, तो दिन और रात होता है, क्या होता है, दिन और रात का जो परिवर्तन होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। और जब यही पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, सूर्य के चक्कर लगाएगी, तो क्या होता है, तो वहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, यानी कि एक साल यानी कि 365 दिन कुछ 6 घंटे, लगभग 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, मौसम यानी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऋतुओं का परिवर्तन कब होगा, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। जब सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो उसको परिक्रमण काल कहेंगे, और उसी में ऋतुओं का परिवर्तन होगा। जब पृथ्वी खुद के चक्कर लगाएगी, घूर्णन गति का, इसको घूर्णन गति कहते हैं, इसमें दिन और रात का परिवर्तन होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान कौन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बलुआ पत्थर है, या फिर आपका संगमरमर है। तो यहाँ पर सही जवाब किसके साथ जाओगे आप, सही जवाब जाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी बलुआ पत्थर के साथ। जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये बलुआ पत्थर कहलाती हैं, ठीक। जब पत्थर चलिए छोटी देरी ज़्यादा हो जाएगी व्याख्या, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। चलिए फैक्ट टू फैक्ट चलते हैं ना, कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, वीडियो छोड़ के भागेंगे ना। वायुमंडल की किस परत में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। तो वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या फिर आयन मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहिए। हाँ, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, समताप मंडल। बच्चे समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ती हैं। और मौसम संबंधी जो है, मौसम संबंधी कहाँ पर होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। अच्छा ओजोन परत किस मंडल में होती है, ओजोन परत किस मंडल में होती है, तो वो भी आप समताप मंडल मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या 5 जून को, 22 अप्रैल को, या 16 अप्रैल को, या 1 दिसंबर को। तो यहाँ पर आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। चलिए तो इसका जल्दी कमेंट करिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 जून, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक, क्या मनाते हैं, जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, तो देखिए जो भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत में पूर्णतः जो है बहती है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? क्या ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंगा है या गोदावरी है? तो हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा कि जो ये इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका गंगा नदी। टोटल लंबाई इसकी कितनी है भारत में? तो 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये एक नदी इसमें से चीन से बह के आती है, ठीक है, स्वयंपो नदी है, क्या कहते हैं उसको, तो ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि आपका भारत में आते हैं, इसका नाम बदल जाता है। और ये गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या? दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा, इसी को कहते हैं। यस्सी नदी क्या है? ये आपका पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान की ओर, यानी भारत से पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो देखिए मानसून से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर भारत का सबसे पहले किस राज्य में आगमन होता है, आपको ये बताना है। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि लौटता हुआ मानसून किस राज्य में वर्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो ये किस में जाओगे आप? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर आपका तमिलनाडु में? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? केरल। जब आएगा सबसे पहले आगमन किस राज्य में होगा, तो आप केरल बताओगे। लेकिन अगर वहीं पूछता है यहाँ पर कि लौटता हुआ मानसून, तो लौटता हुआ मानसून बेटा हो जाएगा तमिलनाडु, वहाँ पर होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, सबसे पहले मानसून केरल आएगा, सबसे बाद में तो तमिलनाडु। अगर आपको यह ना याद रहे तो केरल तमिलनाडु याद रखिएगा। केरल कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा। तमिलनाडु कितना है? लगभग 5 अक्षर का है, ठीक है, 5 अक्षरों का है, तो ये बाद में आता है ना, अल्फ़ाबेट में बाद में आएगा, तो यहाँ पर लौटता हुआ मानसून बाद में आएगा, ठीक है। इतना ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसका संरक्षण के लिए है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसका संरक्षण के लिए है? एशियाई शेर, एक सींग गैंडा या फिर आपका बंगाल टाइगर या फिर हाथी? तो जल्दी से बताएं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए या किसके संरक्षण के लिए है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएं ये कहाँ पर है, ये किसके लिए है? तो ये किसके लिए बना हुआ बेटा? ये बना है एक सींग के गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग के गैंडे के लिए ये बना हुआ है, ठीक है। बात आती है एशियाई शेर के लिए, तो एशियाई शेर के लिए कौन सा है? एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय जो है, गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। बंगाल टाइगर रिजर्व कब आया, आपको ये बताना है। बंगाल, अच्छा बंगाल टाइगर कहाँ पे? ये बंगाल में ही है। हाथी परियोजना कब आई थी? तो ये आई थी 1992 में, ठीक। कब आई? 1992 में, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? देखिए धात्विक का मतलब क्या होता है? जिसमें धातु हो। तो धातु इसमें से कौन है? धातु इसमें से कौन सा खनिज है, आपको यह बताना है। तो क्या आपका अभ्रक है, चूना पत्थर है, लोहा है या फिर जिप्सम है? तो इसमें धातु कौन सा होगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी जवाब दें। धातु कौन सा? इसमें लोहा है, जिसमें लौह अयस्क होंगे वही आपका धातु हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया। धातु क्या होता है? जिसमें जो धातुएं होती हैं जो किसकी? विद्युत की सुचालक हों, ठीक है। अधातुएं क्या होती हैं? जो विद्युत की कुचालक हों। तो आपका जैसे आपका चांदी हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और आपका सोना भी धातु में आता ही है। तो ठीक है, ये जो धातुएं होती हैं ये सभी धातु, ये पदार्थ होते हैं सभी धात्विक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अच्छा जो करंट का यानी बिजली का सुचालक सबसे ज़्यादा कौन सी धातु होती है, आपको वो चीज़ कमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सब बहुत आसान सवाल, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाओगे आप पश्चिम बंगाल के साथ। जूट पूछे, कपास पूछे, सब काली मिट्टी में दोनों होते हैं और ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछता गन्ना या गेहूँ, गन्ना या गेहूँ पूछा तो आप क्या करते? कहाँ पर लगाते इसको? लगाते उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? तो कितना आगे है? क्या 5.5 घंटा, सॉरी 5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटा या 6.5 घंटा? सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5.5 घंटा। जो आपका IST है वो GMT से जो है 5.5 घंटा आगे। अच्छा जो भारत का मानक समय है ये लिया कहाँ से गया है? तो जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, वर्तमान प्रयागराज है, वहाँ पर एक जगह है नैनी। कौन सी? नैनी, ठीक है। तो नैनी जगह से जो है आपका ये भारत का मानक समय
लिया गया है, ठीक है। भारत का नाम मानक समय कहाँ से है? प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से, ठीक है। 5.5 घंटा आप जीएमटी से आगे चलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो सहारा मरुस्थल है का आपका एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, फिर दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो कहाँ पर, जल्दी से बताएं। सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा या ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प हैं बाकी और विकल्पों से कुछ सीखिए, ठीक है। तो जैसे आपका एशिया क्या है? एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। अमेरिका क्या है? यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? अमेजन नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़ा किसे कहा जाता है? यानी पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो किस जो है वन किसको कहा जाता है? हिमालय वन को, अमेजन वर्षा को, सुंदर वन को, या फिर कांगो बेसिन को? तो देखिए सही जवाब इसमें जाएगा क्या? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का जो है फेफड़ा कहा जाता है, यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं, अमेजन जो जंगल है ये कई महाद्वीपों में, कई देशों में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? ब्राज़ील, ठीक है। क्या बताएंगे? ब्राज़ील देश में सर्वाधिक ये फैला हुआ है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा वन है या जंगल है जहाँ पर एनाकोंडा सांप पाया जाता है। कौन सा? एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सांप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकेंद्र यानी कि भूकंप का उपकेंद्र किसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जहाँ पर भूकंप आता हो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी या समुद्र जहाँ पर भी हो, तो जो उसका भूकंप का केंद्र होता है, इस केंद्र को क्या कहते हैं? तो क्या अधिकेंद्र कहोगे, उद्गम केंद्र, या अवकेंद्र कहोगे, क्रेटर कहोगे, या फिर वेंट कहोगे? तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा? सही जवाब जाओगे आप उद्गम केंद्र या अवकेंद्र के साथ, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इसमें से कौन सी? कृष्णा नहीं बनाएगी, कावेरी नहीं बनाएगी, ताप्ती नहीं बनाएगी, फिर महानदी नहीं बनाएगी। तो सही जवाब इसमें आप किसके साथ जाएंगे? सही जवाब जाएगा आपका ताप्ती, ताप्ती या तापी नदी के साथ, ठीक है। ये नदी जो है डेल्टा इन नदियों में नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट पार्ट 3। यहाँ पर सिविक्स और पॉलिटी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी से संबंधित, कह रहा है कि संविधान, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ठीक है। कुल कितने भाग हैं जो मूल रूप से हैं, ठीक है। तो क्या 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, या 25 हैं? तो सही जवाब आप इसमें किसके साथ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे आप 22 के साथ, ठीक है। अच्छा 22 के साथ जाएंगे। अच्छा 22 से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की जो भाषाएं हैं कितनी हैं जो आपके संविधान में वर्णित हैं? तो 22 भाषाएं हैं, यानी कि जितनी भाषाएं हैं भारत में उतने भाग हैं भारत के संविधान के। तो आप ऐसे ज्वाइन करके आप याद रखना सीखें हर एक फैक्ट को। आप कैसे भी याद रखें, बस कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके आप याद रखना है, ठीक है। तो अगर भाग पूछा है तो जितने भारत की भाषाएं हैं संविधान में उतने भाग हैं। अच्छा भाषाएं जो हैं वो किस अनुसूची में हैं? तो वो आपकी 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। यहाँ पर भाग पूछा था, लेकिन ये अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और भारत के संविधान में कुल भाग 22 हैं, ठीक है। अच्छा अनुसूची टोटल कितनी है? अगर आपसे टोटल अनुसूची पूछे तो कितना बताएंगे आप? तो 12 अनुसूची बताएंगे टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कारखानों में काम करने से रोक लगाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से परीक्षा की। तो इसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है बाहर फैक्ट्री में काम करने से रोका जाता है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 से कम, या 12 से कम? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? फैक्ट्री में जो काम करना रोकता है वो 14 वर्ष तक, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष, अच्छा रोकता क्यों है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होता है? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, इसीलिए जो है अनिवार्य शिक्षा लेना जरूरी होता है बच्चों को, कारखानों में काम करना नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कहीं पर भी काम करने से रोका जाता है, खासकर कारखाने, फैक्ट्रियों इत्यादि में, ठीक है। अच्छा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, अनिवार्य शिक्षा मुक्त और अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन में आपका दिया गया है, ठीक है। तो कौन से और यह किस अनुच्छेद में है? तो देखिए जो आपका अनिवार्य शिक्षा है ये आपका जो संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन है, जो कब आया था? 2002 में आया था, और ये अनुच्छेद 21A में है, ठीक है। कौन सा? 21A में, ठीक है। तो ये यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू है, राष्ट्रपति पद के
चुनाव लड़ने की आयु क्या है न्यूनतम? राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर 40 वर्ष? तो सही जवाब क्या हो जाएगी? सही जवाब जाएगा आप यहाँ पर बच्चा 35 वर्ष के साथ। राष्ट्रपति पद के लिए अगर चुनाव कोई लड़ता है तो उसकी आयु मिनिमम 35 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा, अगर आप पीएम यानी कि विधायक या सांसद को चुनाव लड़ते हैं, विधायक सांसद को चुनाव लड़ते हैं तो आप 25 वर्ष में आप लड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो ये क्या करता है? राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल के नियुक्त करेगा, किसकी? राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्त करेगा। किसी भी आपात स्थिति में आपातकाल करेगा, किसी भी विषम स्थिति में, देश की विषम स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये शक्तियाँ होती हैं और कई सारी होती हैं, जिसको जो आप किसी को फांसी की सज़ा हो जाए किसी भी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति उसको सज़ा माफ़ कर सकता है। तो ये कुछ स्पेशल शक्तियाँ होती हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो महान जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। फैक्ट तो बहुत सारे हैं। अच्छा, जो राष्ट्रपति है ये किसको त्यागपत्र सौंपेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? तो भारतीय संसद के अभिन्न अंग क्या लोकसभा राज्यसभा है? लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति होगा, या फिर केवल लोकसभा होगा? तो केवल वाला तो ऐसे भी कट जाना है, क्योंकि इकलौते भारत की संसद का अभिन्न अंग नहीं हो सकता। अभिन्न अंग पूछा है तो यहाँ पर कौन होगा? तो यहाँ पर, ठीक है, कौन जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। जो संसद होती है इसमें आपका लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, और उसका जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण संवैधानिक रूप से न्यूनतम है? तो देखिए, जो महिलाओं के लिए बात आती है, अच्छा चलिए ऑप्शन दीजिए पहले आप, फिर हम बताते हैं। 50, 33% या 25% या फिर 30%, ठीक है। तो कितना जो संविधान में इनकी आरक्षण मिला हुआ है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए? तो जितना आप 100 में से, जैसे अभी तक पहले क्या था, जब आपका प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते थे कक्षा 10 और 12 में, तो जितना पासिंग मार्क मिलता था, पासिंग मार्क जितना होता था वही आपका होता था। यानी कि 100 में से अगर 33 मिल गए आपको, 100 में से 33 मिल गए तो आप पास हो जाते थे। तो वही यहाँ पर आरक्षण है 33% का, ठीक बच्चा, 33% का आरक्षण है, यानी कि 1/3 आरक्षित सीटें पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसमें से किसके पास इतनी पावर हो गई कि मौलिक अधिकारों को रोक दे, आपके मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सीमित कर दे, बंद कर दे? तो क्या आपका प्रधानमंत्री कर सकता है, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था, 2-3 क्वेश्चन पहले, कि ऐसी शक्तियाँ, ऐसी पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास, ठीक है, कि वो आपातकाल के दौरान आपके जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि मौलिक अधिकार होते कितने हैं आपके? तो मौलिक अधिकार 6 बचे हुए हैं, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आपका समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है? तो क्या वाद योग्य यानी कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है उसकी, या फिर अवाद योग्य है यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या फिर कठोर है, फिर मौलिक अधिकार के समान है? तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी के पास जाओगे, ठीक है। अवाद योग्य यानी कि न्यायालय में चुनौती इसकी नहीं दे सकते नीति निर्देशक तत्व की, और इसको जो है नीति निर्देशक तत्व में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर बीडी जत्ती? तो इसमें सही जवाब किसके साथ जाओगे आप? सही जवाब जाओगे आप ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ, ठीक है बेटा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पहले तो ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने, लेकिन कुछ समय बाद ये राष्ट्रपति भी बने थे। तो कई ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बने फिर जाके राष्ट्रपति बन पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं? तो लोकसभा को क्या उच्च सदन कहोगे, निम्न सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, या फिर बुजुर्गों का सदन कहते हैं? तो लोकसभा को बेटा क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करें। लोकसभा को
निम्न सदन कहते हैं, ठीक। लोकसभा निम्न सदन और आपका राज्यसभा था ना, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्वेश्चन लिया था ना, वहाँ पर वो दिया था कि कौन कौन जो है भारतीय संसद का हिस्सा होता है। तो लोकसभा था, राज्यसभा था और राष्ट्रपति था। तो यहाँ पर लोकसभा निम्न सदन हुआ, बचा हुआ राज्यसभा वो उच्च सदन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अस्पृश्यता का अंत कौन सा इसमें अनुच्छेद करता है? ऑप्शन है 16, 17, 18 या 23। तो इसमें से कौन हो जाएगा? सही जवाब किसके साथ जाओगे? सही जवाब जाओगे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक यानी कि जस्टिकल रिव्यू की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? संसद के पास, राष्ट्रपति के साथ, न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, या फिर चुनाव आयोग के पास। तो किसके पास शक्ति होती है? समीक्षा, न्याय समीक्षा यानी कि जो है जो कहीं से ऑर्डर दिया गया हो, यानी कि जो निर्णय दिया गया हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो जजमेंट आया हो, उस पर दोबारा से समीक्षा कौन कर सकता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो समीक्षा करेगा वो न्यायपालिका करेगी, ठीक है। न्यायपालिका समीक्षा कर पाएगी। ये जस्टिस रिव्यू कौन करता है? जस्टिस रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर वो नहीं था कि यहाँ पर पूछा न्यायिक समीक्षा यानी कि जस्टिस कौन करता है, न्याय कौन देता है? तो न्याय के बारे में कौन करेगा? न्यायपालिका ही करेगी। चाहे आपका सबसे पहले कौन करता है? जो लोकल होती हैं, जैसे आपके हर जिले में कचहरी इत्यादि होती हैं, तो वो करता है। उसके बाद आपका उससे ऊपर मामला जाता है, तो आपका हर जिले में लगभग हाई कोर्ट है। जैसे आपका अलग अलग जिलों में हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट से जब मान लो कोई नहीं मामला सलटता है, नहीं मामला सुधरता है, तो फिर कहाँ जाता है बंदा? वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो न्यायपालिका के न्याय की समीक्षा किसके पास होती है? तो न्यायपालिका के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और देखिएगा। यहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी अगर किसी को फांसी हो जाए, तो उसकी सज़ा को माफ़ी कौन दिला सकता है? उसके किसके पास शक्ति होती है? तो आप इसके पास जा सकते हैं, ठीक है। ये सज़ा आपकी माफ़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष, यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहोगे? मेयर या महापौर कहोगे, चेयरमैन कहोगे, सरपंच कहोगे, विधायक कहोगे? तो देखिए, नगर निगम यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो जिला होता है, वहाँ पर क्या लग जाता है? नगर निगम। और जहाँ पर 10 लाख से कम होती है, तो वहाँ पर क्या लगती है? नगर पालिका। तो जहाँ पर नगर पालिका होगी, तो वहाँ पर वो बनेगा कौन? चेयरमैन। लेकिन जहाँ नगर निगम होगी, तो वहाँ पर क्या होते हैं? उनको क्या कहते हैं? नगर निगम अध्यक्ष को चेयरमैन, सॉरी, ये मेयर या महापौर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन, अच्छा, सरपंच कौन होते हैं? सरपंच कौन होते हैं? तो जो आपका ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है? सरपंच होता है, ठीक है। विधायक तो अलग चीज़ है, विधायक अलग चीज़ है, ठीक है। इसको नगर पालिका से इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नगर निगम का अधिशासी मुखिया कौन होगा? अधिशासी या प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? तो उसका नाम नीचे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो उम्मीद करेंगे इसका जो है सही जवाब सभी लोग देंगे, क्योंकि हमने इसी वीडियो में रिपीट किया और लिख के भी इस चीज़ को बताया था अभी इसी वीडियो में। तो क्या ये पंचायती राज हो जाएगी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000, सॉरी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये, या जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे पर रहेंगे, या फिर संपत्ति का अधिकार होगा, या फिर जीएसटी है ये? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, उसमें शिक्षा का अधिकार है, जिसमें से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है ऐसा? तो 21A में है, ठीक है। 21A लगाना, ए न लगाना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जीवन जीने की आज़ादी का है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार है ये, और इसमें 21A में आपको बताया गया है कि शिक्षा का आवश्यक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो क्या सांची से लिया गया है, सारनाथ से, इलाहाबाद से, या फिर आपका पटना से? सही जवाब आप किसके साथ जाएंगे? सारनाथ से, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी कि
PIL का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो जनहित याचिका होती है, जन का मतलब क्या हो गया, सभी लोग, यानी कि सभी लोगों के लिए न्याय के लिए, न्याय, ठीक है, सभी लोगों को न्याय। तो इसमें से क्या, कहाँ पर ये सब कौन से विकल्प मिल रहा है कि वकीलों का रोजगार देना, या फिर न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, फिर अदालतों का बोझ बढ़ाना, या फिर सरकार को परेशान करना? तो देखिए, जनहित याचिका का मतलब होता है न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र, यानी कि शिक्षा शास्त्र पैडागॉजी के प्रश्न यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं। भाग 4 है यहाँ पे, यहाँ से पैडागॉजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अच्छा, पैडागॉजी सॉल्व करते समय कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमने आपको शब्दावलियाँ बताई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, NCF 2005 को, NEP 2020 को पूरी तरह से जो उसमें बच्चे के लिए अधिकार दिए गए हैं उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करेंगे आप कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो कौन सा मेथड लगाते हैं हम लोग, एनिमेशन मेथड। एनिमेशन मेथड का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन के अधिकतम विकल्पों को कट करना, यानी कि मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें आपको जो निगेटिव टैग वर्ड्स हैं उनके तहत आप ऑप्शन को कट करिए, कम करिए, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, सही उत्तर निकल कर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन का क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है, क्या यह छात्रों को परीक्षा पास कराने में मदद करता है? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, परीक्षा पास कराना क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, परीक्षा पास कराना, नकल कराना, ठीक है, बच्चे को भय के अनुसार समझाना पढ़ाना, भय रहित मतलब भय के वातावरण में पढ़ाना, या अंकों की होड़ के लिए पढ़ाना, या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पढ़ाना, और रटकर याद कराना, अंक जो है आपका सूत्र हो गया, परिभाषा हो गए इत्यादि को रटाना, ये सभी क्या होते हैं, और ग्रह क्या है, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। केवल मात्र सिर्फ ये भी सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो जहाँ पर मिल जाए ऐसे शब्द वहाँ पर उसको, उस ऑप्शन को सीधा कट करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, कह रहा है यह छात्रों में नैतिक सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर यह हो जाएगा, यह अनुशासन बनाने के लिए एकमात्र नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह छात्रों में नैतिकता और सहानुभूति तथा और सामाजिक जिम्मेदारी की विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक क्या करता है? यानी कि आगमन, देखिए आगमन विधि होती है कि निगमन विधि होती है। तो आगमन विधि का मतलब क्या होगा, शिक्षण विधियाँ हमने आपको पढ़ा रखी हैं, आप चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिएगा, तो उसमें सभी शिक्षण विधियाँ कौन है और कौन से शिक्षण विधि में क्या होता है हमने हर चीज़ डिटेल से बताई है। ठीक है, तो यहाँ क्या नियम बताना और फिर उदाहरण बताना, या पहले उदाहरण बताना फिर नियम की ओर बढ़ना? ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ता है तो ये गलत हो जाएगा आपका, रटने के लिए आपका सीधा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कितने बचे, 2 बचे। जिनको नहीं भी आता हो तो वो भी समझ सकते हैं ऐसे। तो क्या पहले नियम बताओगे फिर बाद में उदाहरण बताओगे? तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों या बड़े बच्चों का आगमन विधि जो होती है, उसमें आगमन मतलब आना, क्या हो जाएगा, आगमन मतलब आना। तो आना का क्या हो जाएगा, पहले आप उसमें आएगा क्या बाद में, जो आपको ना आता हो, अर्थात नियम नहीं आते हैं आपको ना, तो पहले किसी चीज़ के बारे में उदाहरण देना, उसके बाद नियम बताना। ठीक है, जैसे ऊर्जा के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा का जो है पहले उदाहरण दीजिए। ठीक है, और जैसे सामाजिक अध्ययन में आप जो है जो जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जानवरों के बारे में पढ़ाएंगे तो जानवर के पहले उदाहरण देंगे, यानी कि जिस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे आप, जिस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे पहले आप उसका एग्जाम्पल दीजिए, फिर उसका रूल बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है, तो पहले नियम बताना, पहले नियम बताना, उसके बाद उदाहरण की तरफ जाना। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, या कई सारी थ्योरम होती हैं आपकी फिजिक्स की और मैथ की, तो जब वहाँ पर पहले सिद्धांत बताया जाए, पहले रूल रेगुलेशन बताया जाए और उसके बाद फिर एग्जाम्पल बताया जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, निगमन विधि या निगमनात्मक विधि। और जहाँ पर पहले उदाहरण तो आगमनात्मक विधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में भूमिका निर्वाह, कक्षा में भूमिका निर्वाह विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भूमिका निर्वाह का मतलब क्या हो जाएगा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, बच्चों को मनोरंजन करना।
तो देखिए मनोरंजन, मजा करना इत्यादि क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इनको हमेशा कट करिएगा। अगला ऑप्शन है बच्चों को सामाजिक मुद्दे और ऐतिहासिक पात्रों के दृष्टिकोण को समझाना। तो जहाँ पर बच्चे के समझाने की बात आ जाए, दृष्टिकोण आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कक्षा के शोर कम करना नहीं, कौशल सिखाना बच्चों को नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, कारा एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एनसीएफ 2005 एनएपी 2020 या है किसी के बारे में बात कहे तो आपका केवल मात्र वाला तुरंत देखिए कट करिए। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, मूल्यांकन कैसा होता है, सतत और व्यापक, यानी शैक्षिक और सहशैक्षिक। ठीक है, सतत और व्यापक यानी सीसीई जो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हो। ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा, सतत यानी शैक्षिक और अशैक्षिक, वही आपका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका जो सतत मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, इनसे बच्चे का आप टेस्ट लेंगे, परीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, वो शामिल होगा, और उसका सहपाठी शामिल होंगे, साथ ही टीचर। तो 3 लोगों को मिला करके आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो खिंच गई। हाँ, बस मात्र कुछ प्रश्न बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानचित्र का प्रयोग क्यों आवश्यक है। देखिए मानचित्र का आवश्यक क्यों होता है। ठीक है, तो क्या दीवार खाली ना दिखे इसलिए, क्या कक्षा में दीवार खाली ना दिखे इसलिए आप मानचित्र टांगेंगे, तो नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। स्थान, दूरी तथा दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए, या फिर चित्रकला को सिखाने के लिए, तो नहीं, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए नहीं। मैप जब आप पढ़ाते हैं तो मैप जो टंगा होता है उसमें बच्चों को क्या सिखाते हैं। ठीक है, क्या सिखाते हैं आप, स्थान सिखाते हैं कि कौन सी जगह, मतलब कौन सा राज्य है, यानी कि किसी चीज़ की स्थिति कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो उसका स्थान सिखाते हैं। दूरी क्या है उसकी, तो दूरी के बारे में सिखाते हैं। किस दिशा में है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम या उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, किस दिशा में, आप उसकी स्थिति समझाने के लिए मैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर आप मैप पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताएंगे, रंगों के बारे में, प्रतीकों के बारे में, दिशा के बारे में, या दूरी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैप पढ़ाने में आप क्या बताएंगे उनको, दिशा समझाएंगे। ठीक है, क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे उनको, सबसे पहले दिशा बताएंगे। क्यों, क्योंकि जब मैप बच्चों को दिखाएंगे तो कम से कम इतना तो बता सको बेटा कि किस दिशा में देखना है आपको, जैसे ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और पश्चिम हो गया। ठीक है, तो इसमें किस दिशा में देखना, कम से कम बच्चे को ये तो पता रहे स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले आप दिशा बताते हैं। ठीक है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए आप कौन सा प्रश्न पूछेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग बेटा क्या होता है, जिसके आंसर 2 से मतलब 1 से अधिक हों, जिसके कई सारे उत्तर निकल कर आएँ। जैसे बच्चों को मैथ आप पढ़ा रहे हैं तो मैथ में जैसे आप पूछें कि कौन सी संख्या जोड़ें कि उनका योगफल 10 आए, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 + 9 जाएगा, 2 + 8 जाएगा, 3 + 7 जाएगा, 7 + 3 जाएगा, 5 + 5 जाएगा। तो इस कई सारे जिसके आंसर निकल करेंगे, अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे आप पढ़ा रहे हैं कि भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जब आप भारत की नदियाँ पूछेंगे तो बच्चे कई सारी नदियाँ बताएंगे। भारत में आप जो है हिमालय पूछेंगे तो बच्चे कई सारे हिमालय बताएंगे। ठीक है, तो जिसके बहुत सारे यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हो अपसारी चिंतन को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स जिसके बहुत सारे उत्तर हों, तो ऐसे जो है ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं जिसमें से पूछेंगे। तो क्या भारत की राजधानी एक है, तो नहीं, भारत की राजधानी एक है, ये किसी भी थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता है। इसका एग्जैक्ट आंसर है दिल्ली या नई दिल्ली। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। तो इससे क्या क्रिटिकल है कि बच्चे में थिंकिंग है कि नहीं, सीधा रटा रटा आपको बता देगा। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो क्या इसमें कोई भी क्रिएटिव मतलब बच्चा सोच के बताएगा, जो रटा रटाया वो बता देगा। अगला है आपका ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो सीधा रटा रटाया बताएगा बच्चा, आगरा में स्थित है। तो इसमें कोई भी इसकी थिंकिंग नहीं काम आई। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी ने क्या कहा है, कह रहा है अगर वनों की कटाई इसी दर से जारी रही तो भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। तो हाँ, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग का है। ठीक है, अब सारी चिंतन या जो सोच विचार के, यानी कि जो अगर हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा और इसका जवाब देगा कि अगर वन की कटाई जैसे अभी वर्तमान में चल रही इस तरह अगर वनों की कटाई होती रही तो आने वाले भविष्य में
हर तरह के संकट आएंगे, प्रदूषण फैलेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, और गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर बच्चा क्या करेगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचेगा, अलग अलग जो उसकी थिंकिंग होगी उस हिसाब से वो सोच सोच कर अलग अलग जवाब देंगे बच्चे। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल कौन सा हो जाएगा प्रश्न, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही पूछा था कौन सा प्रश्न बेस्ट होगा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो जो प्रोजेक्ट काम दिया जाता है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, क्या सारा काम खुद करना, तो नहीं। जब प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो काम जो है टीचर खुद नहीं करता, सारा काम बच्चे करते हैं, ठीक है। काम क्या करते हैं, कौन करता है, बच्चे करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए गलत हुआ। छात्र क्या करे, बी ऑप्शन छात्रों को पूरी तरह अकेला छोड़ देना। तो क्या पूरी तरह छोड़ दोगे तो बच्चे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, बहुत से काम होंगे बच्चे छात्र आपस में नहीं कर पाएंगे। यह ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल गलतियां निकालना, तो प्रोजेक्ट काम में सिर्फ आप गलती निकालेंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। तो जो अध्यापक होगा उसका काम क्या हो जाएगा, मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना, ठीक है। और एनसीएफ 2005 भी यही कहता है बेटा कि जो आपका टीचर होगा, जैसे आप जॉब पाएंगे टीचर बनेंगे तो आप एक जो है ज्ञानी की तरह नहीं ज्ञान बांटेंगे, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर पे ऑर्डर नहीं देंगे बच्चों के, हाँ ये पढ़ो वो पढ़ो। आप बच्चे के लिए कैसे होंगे, मार्गदर्शक बनकर पढ़ाएंगे उनको, सुगमकर्ता, ठीक है। यानी कि बच्चा जहाँ पर मुश्किलें आ रही हों मुश्किलों से छुटकारा दिलाएंगे, जहाँ पर बच्चा जो है कठिनाई महसूस कर रहा हो तो उसको कठिनाइयों को पहचानेंगे, आप बच्चे की एरर को पहचानेंगे, ठीक है, पहचान करके उनकी कमियों को दूर करेंगे सुगमकर्ता के रूप में, यानी कि जो सहायक होता है बच्चों के सहायक के रूप में आप काम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या चाहिए। तो इसमें से क्या चाहिए एक सामाजिक विज्ञान के बच्चे को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विशेष बच्चों को नज़रअंदाज करेंगे। तो किसी भी बच्चे को आप नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी कमज़ोर बच्चे को, ना ही किसी बच्चे को छांटेंगे, ना ही क्लास से बाहर करेंगे, ना ही विद्यालय से नहीं रोकेंगे, ये सब निगेटिव होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। सी ऑप्शन कह रहा है केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर जोर देंगे, तो क्या कमज़ोर वाले नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं देना एजुकेशन, तो वो भी गलत हुआ। पाठ्य पुस्तक को ही सब कुछ मान लेना, तो नहीं, पाठ्य पुस्तक को सब कुछ नहीं मान सकते, बच्चा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा था, सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं, कह रहा है विविध शिक्षण सामग्रियों और विविधियों का प्रयोग करना ताकि बच्चे सभी बच्चे सीख सकें। तो ये ऑप्शन सबसे सटीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विविध शिक्षण सामग्रियों और विधियों का प्रयोग करना। जब आप बहुत सारे शिक्षण सामग्रियों का, शिक्षण विधियों का, टीएलएम इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो सभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और सभी बच्चे क्या करेंगे बेटा, सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र भ्रमण से छात्रों को क्या लाभ होता है। तो देखिए क्षेत्र भ्रमण जो विधि होती है पढ़ाने की, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना होता है, यानी कि जो चीज़ क्लास में पढ़ाई गई उसको वास्तविक रूप से अनुभव देना बच्चे का होता है, ठीक है, अनुभव मिलना बच्चे का, प्रत्यक्ष अनुभव। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण से क्या लाभ होता है, तो ऑप्शन पहले करा वे स्कूल के अनुशासन से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या इसलिए आप भ्रमण विधि का प्रयोग करते हैं, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, तो नहीं, अनुशासन से मुक्त हैं इसलिए नहीं। उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिल जाते हैं जो ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ये, भ्रमण विधि में जो आपको जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई गई हैं वही चीज़ें आपको दिखा दी जाए। जैसे आपको छोटे प्राइमरी स्तर पर क्या होता है, किसी तालाब के बारे में, किसी उद्यान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ तक आपको ले जाया जाए। अगर जैसे बड़े बच्चे हो गए हैं, आगरा के आसपास जो लोग रहते हैं, तो ताजमहल के बारे में उनको पढ़ाया गया तो आसपास के बच्चे हमेशा देखते हो, वहाँ कोई जो लोग गए होंगे ताजमहल में, हमेशा बच्चे मिलते ज़रूर हैं स्कूल के, लाल किला के आसपास बच्चे मिलते ज़रूर हैं, ठीक है। तो वो क्यों ले जाते हैं घुमाने के लिए वहाँ पर, वो अनुभव जो है प्रत्यक्ष रूप से मिल सके बच्चों को, इसलिए वहाँ भ्रमण विधि आवश्यक होती। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होती है। क्या ऑप्शन से कह रहा है शिक्षकों को आराम मिल जाता है, तो नहीं, शिक्षक को आराम नहीं मिलता, शिक्षक तो खुद लेकर जाते हैं, बताते हैं उसके बारे में। ऑप्शन डी कह रहा है केवल मनोरंजन के लिए, तो केवल मनोरंजन के लिए कभी कोई जो है भ्रमण नहीं होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक विज्ञान में इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर पूछा निगेटिव, और जब भी निगेटिव पूछा जाए
वहाँ पे सीधा करिए अंडरलाइन। तो जो सही मतलब वास्तविक तौर पर जो चीज़ें गलत होंगी वही यहाँ का क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं के सापेक्ष में पूछा है, ठीक है, समझिएगा बात का। जो चीज़ वास्तविक तौर पे नहीं होगी वही यहाँ का आंसर बनेगा, और जो चीज़ वास्तविक तौर पर है वो यहाँ का आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। तो अतीत को समझाना, तो सही तौर पर क्या होता है, इतिहास को पढ़ाने का मतलब क्या होता है, अतीतों को समझाना। तो नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन वास्तविक तौर पे सही है। अगला है आपका वर्तमान को समझाने के लिए अतीत का संदर्भ लेना, तो ये भी इतिहास पढ़ाने का एक सही उद्देश्य है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं के वे में पूछा, बात को समझिएगा। नेक्स्ट है केवल राजाओं और युद्धों की तिथियों को रटना, या फिर ऑप्शन डी का रहा सामाजिक परिवर्तनों को समझाना। तो ये भी जो है इतिहास पढ़ाने का सही तरीका है, जो सामाजिक परिवर्तन को समझाया जाता है इतिहास में, लेकिन क्या नहीं किया जाता है, तो केवल राजाओं और युद्धों की तिथियों को रटाना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा था कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है, केवल राजाओं और युद्धों की तिथियों को रटना। ऑप्शन सी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। बात को समझिएगा, हमने किस तरह से बताया था। न समझ आए तो दोबारा से फिर से रिपीट करके देखिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या करेंगे? लड़कियों को जो है लड़कियों को केवल गुड़िया से खेलने के देंगे, या फिर लड़कों को रोने पर डांटेंगे, या फिर गैर परंपरागत भूमिकाओं जैसे पुरुष रसोइया, महिला पायलट इत्यादि के एग्जाम्पल देंगे, या फिर लड़के और लड़कियों को अलग अलग कर देंगे। तो देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता पर जब भी आप बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे तो क्या करेंगे आप, लड़कों और लड़कियों को, लड़के और लड़कियों को कभी आप अलग नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या करेंगे, लड़की को रोने के लिए, रोने पर लड़कों को डांटेंगे नहीं, लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। वहाँ पर गैर परंपरागत भूमिकाओं जैसे पुरुष को रसोइया, महिला पायलट हो गए, इस तरह के काम करे, और महिला जो है बाहर के काम करे, मतलब पैसे कमाए, बाहर काम करे, तो इस तरह के जो है आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र और आरेख का मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं? केवल किताबों को सुंदर बनाने में क्या चित्र मदद करते हैं? तो नहीं। अमूर्त अवधारणाओं को दृश्य रूप में व्यवस्थित करने का संग्रह होता है। तो बिल्कुल, कहाँ चला गया ये क्वेश्चन, नीचे हो गया क्या? अरे नहीं सॉरी, क्वेश्चन स्लाइड हो गया, हम यहाँ पे थे, ठीक है। कहाँ पे थे? 57 नंबर पे। हाँ, जो आरेख होते हैं, चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? तो क्या जो है किताबों को सुंदर बनाने के लिए तो नहीं, अमूर्त अवधारणाओं को दृश्य रूप से समझाने के लिए, ठीक है। पन्ने भरने के लिए नहीं चित्र बनाए जाते हैं, इनका कोई उपयोग ऐसा कैसे कि उपयोग नहीं होता, बच्चे क्यों देखते हैं फिर? तो जो अमूर्त अवधारणा होती है उनको दृश्य रूप में समझाने के लिए बुक में चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं छोटे बच्चों में मैक्सिमम चित्र बने होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या है? तो छात्र अकेले काम करे, छात्र अकेले का मतलब सहयोग कहाँ से हुआ? छात्र समूह जो एक साथ काम करे और एक दूसरे से सीखें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब छात्र समूह होता है काम करने का, समूह कार्य जो दिया जाता है, तो एक छात्र दूसरे के साथ, छात्र के साथ काम करना सीखे, ठीक है, काम करे और सीखे, तो ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक छात्र प्रश्न पत्र, यानी कि एक छात्र के लिए अच्छा प्रश्न पत्र इनमें से कौन कहलाएगा, यानी कि कैसा जो है, जो कौन सा इसमें से प्रश्न पत्र है जो अच्छा होगा बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न पत्र कौन कैसा होना चाहिए? तो क्या बहुत लंबा होना कठिन और मतलब लंबा और कठिन होना चाहिए? तो नहीं, प्रश्न पत्र का लंबा और कठिन होना जरूरी नहीं है। केवल निबंध वाले प्रश्न हो तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जिसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल सभी का परीक्षण हो, यानी कि ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान से भरा हुआ हो, समझ वाले क्वेश्चन हो, अनुप्रयोग हो, और सभी कौशल का जिसमें परीक्षण हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। केवल पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हों, नहीं, वो गलत हो जाएंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, पोर्टफोलियो क्या है? तो बहुत बार इस चीज़ को हम बताए हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। हर वीडियो में इस चीज़ को, चाहे ऑप्शन क्वेश्चन में आया हो ना आया हो, कोई भी आपका परीक्षण पूछा जाता है तो हम पोर्टफोलियो के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक प्रकार की परीक्षा है, एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों के कार्य करने का व्यवस्थित संग्रह है, या फिर
या शिक्षक की डायरी या फिर स्कूल का बस्ता है, तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट करना है। क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है और कई बार हम आपको बताए हैं। तो ये थे आज के टोटल 60 प्रश्न। इसका जो है आपने इसमें से 60 प्रश्नों में से कितने सही आंसर दिए आप नीचे वो कमेंट करिए। और वीडियो कैसी लगी, जो हमने व्याख्या दी कैसी लगी, पसंद है नहीं पसंद आई वीडियो, और जो भी कमियां लगी हों आपको, हर चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव जो भी आपको लगा हो वो आप नीचे कमेंट करिए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।